Hi everyone. So let's start with our new topic, that is Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी. और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? थ्योरी एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन. पार्टिकल जो नेचर होता है ना ईएम रेडिएशन का, वो एक्सप्लेन करती है. लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने वेव नेचर देखा था ईएम रेडिएशन का. अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देती है. जैसे जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जो डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट होता है, वो किसने दिया था? इंटरफेरेंस का कंसेप्ट दिया था वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन ने. ये दोनों कंसेप्ट कैसे थे, किसने दिए थे? वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन ने दिए थे. ठीक है. डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी जब वेव पास कर लेते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि कोई भी जैसे दो वेव्स है उनसे जब एक नई वेव फॉर्म होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं. पर ये हमारे अभी केमिस्ट्री से इसका कोई लिंक नहीं है, ये सब फिजिक्स में आता है. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के जो कंसेप्ट होते हैं. तो अब हम इसकी बात करते हैं. तो जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जैसे सपोज 19th सेंचुरी के अंदर ना, 19th सेंचुरी के अंदर मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर जो उस टाइम पे जैसे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहे थे तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी. और इसके मतलब उसको हम क्या कहते थे? उस टाइम को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते थे. उस टाइम को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते थे. ठीक है, बिकॉज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फिजिक्स के कंसेप्ट से ही अराइज हुई है. तो इसलिए 19th सेंचुरी के अंदर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टाइम चल रहा था तो उसमें क्लासिकल फिजिक्स जो थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो फिर ईएम रेडिएशन की थ्योरी थी उससे बहुत से कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे. अब हम वो टॉपिक्स लिखते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. देखो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी 19th सेंचुरी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सबसे पहला तो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन को के कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी. उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू या फिर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. उसके बाद जो सबसे पहले आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब समझते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी जब एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक हॉट बॉडी है, जब ये एमिट करती है रेडिएशन, जब ये रेडिएशन एमिट करती है तो उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. ठीक है. इसका आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही रहेगा. ठीक है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर कोई भी आपका एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट जब रेडिएशन एमिट करते हैं, और ये रेडिएशन भी कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट कहते हैं. ठीक है. ये सारा का सारा मैक्स प्लैंक ने दिया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी एक आपका मेटल है, मेटल को जब हम इरेडिएट करते हैं, मतलब मेटल के ऊपर जब सपोज कोई भी लाइट आ रही है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई लाइट आई तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. अब वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. और एक और चीज थी जो ये नहीं एक्सप्लेन करवाई थी, वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. और अगर स्पेशल में बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का विद स्पेशल रेफरेंस. ठीक है. तो ये सारा का सारा सबसे पहले ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी की थी. उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसके अंदर क्या होता है? एक हॉट ऑब्जेक्ट के जब एमिट करता है ना रेडिएशन, ईएम रेडिएशन जब एमिट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं.
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि मेटल के ऊपर जैसे ही हमने लाइट को पास किया तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, और विद मतलब स्पेशल रेफरेंस दे तो हाइड्रोजन एटम। तो ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है, ये जो फिनोमिना होते हैं ना, ये जो जितने भी फिनोमिना, ये क्या बताते हैं कि जो कोई भी एक सिस्टम होता है ना, एनी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, वो एनर्जी लेता है इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो होता है एक सिस्टम जो होता है वो एनर्जी लेता है ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर ही लेता है। और जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज है ना, मतलब चाहे यहाँ पे सपोज 1000 एनर्जीज पॉसिबल है, 1000 एनर्जीज पॉसिबल है जो कि सिस्टम ले सकता है। सपोज कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम 1000 एनर्जीज ले सकता है और रेडिएट भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में ही लेता है और रेडिएट करता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ। सपोज कोई भी यहाँ पे हमारा सिस्टम है, दिस इज कोई एनी सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम सपोज सराउंडिंग में प्रेजेंट हुई 1000 या फिर कितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एनर्जी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, सराउंडिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सपोज प्रेजेंट है, लेकिन ये सिस्टम कौन सी लेगा, ये सिस्टम जो लेगा वो सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में ही लेगा। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज है कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। जैसे सपोज ऐसे नहीं हो सकता कि 1000 की 1000 ये एब्जॉर्ब कर ले और 1000 की 1000 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये एमिट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कुछ एक डिस्क्रीट अमाउंट में ही लेगा और कुछ डिस्क्रीट अमाउंट में ही रेडिएट करेगा। ठीक है, ये सारे फिनोमिना का मतलब होता है ये। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमारा फिनोमिना, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दोबारा से अगर बात करें तो सपोज कोई भी आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जब इसमें से एमिट होती है रेडिएशन, मतलब ईएम रेडिएशन जब एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एमिट होती है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर का, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो एप्रिशिएबल जो होगा ना, एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन मिलेगा हमें किसका, विजिबल रेंज का। एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का हमें एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन मिलेगा। आप टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज करोगे तो हमें प्रोपोर्शन मिलेगा, प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ का। ये वेवलेंथ का साइन होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो टेम्परेचर का रोल होता है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल का मतलब होता है मतलब जिस चीज को हम मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमें विजिबल रीजन मिलेगा स्पेक्ट्रम का। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं इसके ऊपर। जैसे सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट के हम इसको सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब होता है हम उसे हीट दे रहे हैं। सपोज अब हम इसे हीट दे रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट के, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग तो रेडिएशन एमिट होनी चाहिए। अब ये रेडिएशन एमिट होनी चाहिए, ये जो रेडिएशन होगी अब हम कैसे पता लगाएंगे कि, क्योंकि हमने कल ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना वो बहुत सारे टाइप्स की होती है ना। हमने देखा था अगर ईएम स्पेक्ट्रम हमने देखा था, गामा होती है, एक्स होती है, यूवी होती है, फिर विजिबल रीजन आता है, फिर ठीक है यहाँ पे एफएम जो हो गया, रेडियो वेव्स होगी, या फिर आपकी एएम हो गया, एंड लॉन्ग वेव्स होगी शॉर्ट। तो ये बहुत सारे इन बिटवीन भी बहुत सारी जो होती हैं ईएम रेडिएशंस होती हैं, बहुत सारी ईएम रेडिएशंस होती है ना। तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो जिस रेडिएशन को एमिट करेगा वो इनमें से कौन सी है हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को हीट किया, पर जो रेडिएशन एमिट होगी वो इन सब में से कौन सी होगी, तो वो कौन बताता है। जैसे कि इसमें हमें पता चलेगा, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो हमें सबसे पहले विजिबल रीजन मिलेगा, विजिबल रीजन हमें देखने को मिलेगा।
अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो हमें वो वाली रेडिएशन देखने को मिलेगी जो कि कौन सी करती है, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ के जो कॉरेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें कौन सी रेडिएशन देखने को मिलेगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज, सबसे पहले ये हो गया जैसे शॉर्ट वेवलेंथ की, सपोज जैसे ऐसे होता है ना, विजिबल रीजन के अंदर विबग्योर आता है ना, तो जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये सारी क्या, ये शॉर्ट वेवलेंथ की है। सपोज हमने यहाँ कंसीडर कर लिया ब्लू लाइट जनरेट होगी जैसे कि, ठीक है, ब्लू लाइट जनरेट होगी जैसे कि, तो ये एक मतलब इसके अंदर जो आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टेम्परेचर का रोल होता है। सपोज जैसे कि मैं दूसरी बात करूं कि जैसे कि हमारे पास एक आयरन है, आयरन होता है, सपोज आयरन को जब मैं हीट करती हूँ, तो कैसा हमें मिलता है, डल रेड कलर का मिलता है, ठीक है। जैसे आप आयरन को हीट करोगे तो डल रेड, उसके बाद आप हीट करोगे तो आपको रेड, अब जैसे और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको कौन से कलर का मिलेगा, रेड कलर का मिलेगा, ठीक है। आप अगर टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज करोगे तो आपको व्हाइट कलर दिखने लग जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमें कैसा कलर का दिखने लग जाएगा, वो ब्लू कलर का। तो ये क्या है, बट इट इज इंडिकेटिंग, इसका मतलब होता है कि जो आयरन हमने, हमारे पास आयरन की कोई भी रोड थी, जब हमने उसे क्या किया था, हीट किया था, तो हमारे पास सबसे पहले डल रेड कलर आया था, उसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास रेड कलर आया, रेड कलर आने के, डल रेड के बाद और जो ये वाला रेड होगा ना वो इतना इंटेंसिफाई होगा, दिस कलर विल बी वेरी मच इंटेंसिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा व्हाइट कलर का जो रेडिएशन एमिट होगी वो व्हाइट कलर की होगी। और ये अब ये रेडिएशन एमिट हो कैसे रही है, देखो सेम वही पहले वाला एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब इन द सेंस हमने तो यहाँ पे आयरन रोड ही ले रखी है, तो हम आयरन रोड ही लेते हैं। सपोज एक आयरन रोड है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक आयरन रोड है, उसको हम हीट कर रहे हैं, जब उसको हीट करेंगे तो जो हमें रेडिएशन एमिट होगी वो कैसी होगी, डल रेड कलर की, मतलब हमें आयरन जो होगा पहले वो रेड कलर का दिखने लग जाएगा। उसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और ज्यादा हीट दी हमने इसे, ठीक है, तो क्या होगा फिर, वो हमें रेड कलर का दिखेगा, तो जो मतलब दिखने लग जाएगी जो ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई वो रेडिएशन जो है, ये वाली रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है। अब ओवरऑल इस रिजल्ट से, ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट से हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अंदर टेम्परेचर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर कलर इंटेंसिफाई है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर कलर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई आपसे पूछे कि कौन सा कलर ज्यादा इंटेंस था, तो आप बोलोगे डल रेड, क्योंकि डल रेड ही दिख रहा होगा। सपोज रेड कलर कब आया, सपोज मैंने 200 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे रेड कलर, तो हम कहेंगे कि रेड कलर इस टेम्परेचर पे रेड कलर इंटेंस है। 300 डिग्री सेल्सियस पे सपोज व्हाइट कलर इंटेंस है, या 400 डिग्री सेल्सियस पे सपोज ब्लू कलर इंटेंस है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर कलर जो है वो इंटेंस हो रहा है, ठीक है। जिसे ऐसे कह रहे हैं कि मतलब टेम्परेचर का इतना ज्यादा रोल है। अब हम बात करते हैं, मतलब ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट और डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं, वो डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर बताते हैं कि कोई कलर किसी पे इंटेंस होगा, कोई कलर किसी टेम्परेचर पे इंटेंस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जैसे सपोज आपका कोई भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप इसे इसके सरफेस को जब हम कोई भी लाइट से वो करवाएंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ अमाउंट ट्रांसमिट हो जाए, और कुछ अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी हमने सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम किससे इरेडिएट करवा रहे हैं, लाइट से इरेडिएट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब कोई भी आपकी टाइप की यहाँ पे ईएम रेडिएशन कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ईएम रेडिएशन है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो एब्जॉर्ब हो जाए कुछ पार्ट ऑफ लाइट, या ट्रांसमिट हो जाए, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। अब सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये तीनों चीजें हो रही है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसा सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा था ये उस टाइम पे, तो ऐसा क्यों हो रहा था, साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो तीनों
पोर्शन दिखा रहा है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, तो ये कैसे हो रही है? तो ये इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जो आपके ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं, किसके? रेडिएशन के। ठीक है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये जब हम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया था, जब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को इरेडिएट करवाया था लाइट के साथ, तो ये तीनों चीजें देखने को मिल रही थी। तो वो सरप्राइज थे कि ये तीनों ही चीजें कैसे हो रही है, इस एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है। फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मतलब इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इसीलिए हो रहा है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं। वो पूरे तरीके से, सपोज 100% लाइट मैं इनके ऊपर दे रही हूँ ना, तो 100% लाइट ही हमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, या फिर 100% लाइट हमें नहीं मिलेगी रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सपोज कोई भी 100, हम ऐसा सोचेंगे कि 100% लाइट सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट को दी, तो 100% ही एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। 100% ही वापस रेडिएशन की फॉर्म में एमिट हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं रेडिएशन के। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया, पर अब तक हमें ब्लैक बॉडी नहीं पता कि ब्लैक बॉडी होती क्या है ना। ब्लैक बॉडी की रेडिएशन भी नहीं पता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है। हमने एक्सपेरिमेंट तो जो साइंटिस्ट ने किए थे उन्हें समझ लिया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है। हॉट ऑब्जेक्ट जब होता है वो लाइट ऐसे एमिट करता है, तो उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। पर अब ब्लैक बॉडी के कुछ फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी होती क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कोई भी एक आइडियल बॉडी जो कि एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, सारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच एक आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स radiations of all frequencies uniformly। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? वो वाली आइडियल बॉडी होती है जो कि एमिट करती है और जो एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, सारी फ्रीक्वेंसीज की यूनिफॉर्मली। और जो रेडिएशंस एमिट होती हैं एंड द रेडिएशंस एमिटेड, जो ये रेडिएशंस एमिटेड होती हैं, रेडिएशंस एमिटेड, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। एक्चुअली जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या है? सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल है, ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर के अंदर। ऐसी कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं है जो कि ब्लैक बॉडी हो, बिकॉज हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ऐसा कोई बॉडी ही नहीं है जो कि एमिट भी कर दे, एब्जॉर्ब भी कर दे ऑफ रेडिएशन, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यूनिफॉर्मली। ठीक है, ले भी रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली। ऐसी कोई बॉडी नेचर में नहीं होती। ठीक है, नो सच बॉडी एग्जिस्ट इन नेचर, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, उसके बाद कार्बन ब्लैक है। कार्बन ब्लैक का ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि कार्बन ब्लैक इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी, पर ये भी गलत है। कार्बन ब्लैक जो होता है ना, अप्रोक्सीमेशन इक्वल करता है, मतलब इक्वल टू ब्लैक बॉडी, मतलब बिल्कुल फेयरली क्लोज होता है। मतलब पूरी तरीके से वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जो कार्बन ब्लैक होता है वो भी ब्लैक बॉडी नहीं, वो भी ब्लैक बॉडी नहीं होता, बिकॉज वो अप्रोक्सीमेशन मतलब फेयरली ब्लैक बॉडी के क्लोज हो सकता है पर पूरा नहीं होता। उसके बाद ये हाइपोथेटिकल है, ऐसी हमें एक्सपेरिमेंट मतलब नेचर के अंदर तो होगी नहीं, तो इसके सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो होता है परफेक्ट रेडिएट करती है किसको? रेडिएंट एनर्जी को। परफेक्ट ऐसे कह सकते हैं, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को परफेक्टली क्या करती है? रेडिएट करती है। ठीक है, परफेक्ट रेडिएटर होती है। और
इसका टेम्परेचर भी ना इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे कह सकते हैं इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ कैसे होती है ये, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका सराउंडिंग के साथ, मतलब टेम्परेचर से ये अफेक्ट नहीं होती है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम ये स्टडी कर चुके हैं, ये पॉइंट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये सिर्फ हम समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब है, यही मतलब है ना कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी वो सेम लेगी उतनी ही देगी, पर ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसी तो कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, इन एनी गिवन टाइम। तो फिर ये तो इस डेफिनेशन के अंदर ही आ गया कि विच एमिट्स, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी, ब्लैक बॉडी ऐसे कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी जितनी एनर्जी लेगी ना उतनी ही एनर्जी देगी। सपोज 10 किलो जूल पर मोल की इसने एनर्जी दी ना, तो 10 किलो जूल पर मोल की ही ये एनर्जी देगी, ठीक है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, कि इसको हम रब करते हैं। तो आई थिंक ब्लैक बॉडी आपको क्लियर हो गया कि कोई भी एक आइडियल बॉडी जो कि एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, मतलब जितनी दे रही है उतनी ही दे रही है, तो ऐसा पर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमें बात करते हैं, देखो जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है ना, कोई भी सपोज एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी जो अमाउंट ऑफ लाइट एमिट करेगी यहाँ से, ठीक है, और उसका जो स्पेक्ट्रल, ये जो लाइट एमिट है, वो जो स्पेक्ट्रल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं हमारे डायग्राम की। देखो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है इन केस ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में। हम ना ग्राफ बनाते हैं, एक होता है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड एंड वेवलेंथ के बीच में, और हमने दो टेम्परेचर लिए जिसके अंदर आपका T2 किससे बड़ा है, T1 से बड़ा है, ठीक है। T2 का सपोज T1 का ऐसे कुछ आ रहा है और जो उसका ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी वेवलेंथ ले सकते हो, जैसे 1000 कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे भी इंटेंसिटी कोई भी रेंज हो सकती है, ठीक है। तो जो सपोज T2 है, ये T2 टेम्परेचर पे है और ये आपका T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है। अब जैसे आप देख सकते हो कि जो मतलब जो ये वाला ग्राफ है, जो T2 का जो T2 टेम्परेचर पे आया है, उसका जो मैक्सिमा है वो कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ही है ना, और जो टेम्परेचर T1 पे जो मैक्सिमा है वो कौन सी साइड पे है, वो राइट साइड पे है। जो टेम्परेचर T2 का मैक्सिमा है वो लेफ्ट साइड पे है, जो टेम्परेचर T1 का मैक्सिमा है वो राइट साइड पे है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पढ़ा था, है ना, हमने यही पढ़ा था ना, ये जो इंटेंसिटी है आपकी रेडिएशन एमिटेड की, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी को हमने देखा था, हमने सबसे पहला जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर यही करा था, ये ऐसे स्टेटमेंट लिखी थी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ विजिबल रीजन आएगा, और भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ का आया था, है ना, मैंने ऐसे लाइन लिखवाई थी, आपके नोट्स में होगी, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ का आएगा। तो ये यही डायग्राम, ये जो है हमारा ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड को वेवलेंथ के कंसेप्ट में ग्राफ बनाते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैक्सिमा कहाँ रहा कर्व का, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो शॉर्टर वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ छोटी है, फिर यहाँ पे और बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे तो बढ़ रही है ना, यहाँ पे वेवलेंथ हम जाते जा रहे तो इंक्रीज हो रही है ना। तो इस वजह से जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी वो क्या है, इस ग्राफ का, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इस ग्राफ को समझा। अब साइंटिस्ट के लिए इस जैसे ये ग्राफ उन्होंने एक्सप्लेन किया, चलो ठीक है, जो वो थ्योरेटिकली बोल रहे थे वो एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने करके दिखा दिया, इट्स फाइन। पर है ना, बहुत सी चीजें यहाँ पे दोबारा से साइंटिस्ट के सामने मतलब उनको हो गए, मतलब वो सरप्राइज हो गए थे कि ये वाला जो रिजल्ट था ना, जो ये रिजल्ट हमें
इस डायग्राम से मिला है, जो रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, वो हम है ना वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो साइंटिस्ट जो थे इस रिजल्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जब नहीं कर पा रहे थे तो फिर मैक्स प्लैंक ने एक एजम्पशन लगाई, उन्होंने एक एजम्पशन लगाई, मैक्स प्लैंक ने एक एजम्पशन लगाई। और वो एजम्पशन क्या थी? उन्होंने कहा कि जैसे हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि है ना एक ऑब्जेक्ट होता है, एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है ना, बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है। और यहां से जो रेडिएशन आ रही है, जो हमारे पास कोई भी ईएम रेडिएशन आ रही है, वो भी बहुत सारे एटम्स की बनी हुई है, ये भी बहुत सारे एटम्स की बनी हुई है। तो मैक्स प्लैंक ने ये एजम्पशन लगाई कि जो है ना एब्जॉर्प्शन है ना, जो एब्जॉर्प्शन है और जो एमिशन है, जो भी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, जो भी लाइट यहाँ से एमिट होगी, उसके अंदर क्या होगा, मतलब जो इसके अंदर एटम्स है ना वो ओसिलेट करेंगे। वो किससे, वो एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? हॉट बॉडी के, हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स है उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना ऑसिलेशन की, वो चेंज होगी किसके साथ? जब वो इंटरेक्ट करेंगे ऑसिलेटर्स ऑफ ईएम रेडिएशन के साथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली लाइट आएगी यहाँ से और ये वाली लाइट यहाँ से, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट एब्जॉर्ब की और लाइट एमिट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इनके एटम्स की ऑसिलेशन के ऊपर, एटम्स की ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑसिलेशन। ठीक है, एटम्स के ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे सपोज कोई आई लाइट, तो ये वाले इसके जो एटम्स होंगे वो इस वाले एटम, इन वाले एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे, है ना। सपोज कोई भी यहाँ से एटम्स आ रहे हैं और यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये आएंगे और इनके साथ कंबाइन करेंगे, ये वाले एटम्स इन एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे, है ना। तो कंबाइन करने की वजह से ही उनके बीच में ऑसिलेशन होगी, और वो जो ऑसिलेशन होगी वो डिसाइड करेगी इन दोनों लाइट की या फिर इन दोनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को। समझ में आया? तो उन्होंने ये एजम्पशन लगाई थी। अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में देखें तो स्टेटमेंट इसकी यही है कि अगर जैसे जो उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि जो एब्जॉर्प्शन होगी, जो एमिशन होगी रेडिएशन की, वो किससे अराइज होगी? जो एटम्स हैं हॉट ऑब्जेक्ट की, उससे ही अराइज होगी। ठीक है, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी ना ऑसिलेशन की, वो चेंज होगी बाय इंटरेक्शन। किसके साथ इंटरेक्शन? जब वो करेंगे ऑसिलेटर्स ऑफ ईएम रेडिएशन, ईएम रेडिएशन के एटम्स के साथ वो ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक और एजम्पशन लगाई थी कि जो ईएम रेडिएशन होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, वो ना बहुत सारे उसमें डिवाइड की जा सकती है, कैन बी डिवाइडेड इनटू अ, मतलब ऐसे ना एक एनर्जी की फॉर्म में बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में डिवाइड की जा सकती है। उन्होंने ये भी एक एजम्पशन लगाई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो डिवाइड की जा सकती है इनटू द, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं ना और जो मोलिक्यूल्स होते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी एक एटम्स है, कोई भी मोलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं? वो एमिट भी करते हैं लाइट को, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं लाइट को। जितने भी एटम्स होते हैं वो एमिट भी करते हैं लाइट को और वो एब्जॉर्ब भी करते हैं लाइट को, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में, सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर एनर्जी को एमिट कर सकते हैं, एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर नहीं कर सकते। यहीं से हमारे पास एक टर्म आई थी जिसका नाम था क्वांटम, जिसका नाम था क्वांटम। ठीक है, क्वांटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। अगर लाइट की फॉर्म में देखोगे, पर इन लाइट के अंदर स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो फोटोन होता है। बस लाइट को छोड़ के जितनी भी आप स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो वो क्वांटम ही होते हैं। ठीक है,
तो जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी को लाइट को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में ही। सारी की सारी यूं नहीं है कि 100 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है तो सारी 100 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो ले लेंगे और 100 फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन वो एमिट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में ही एमिट होगी, डिस्क्रीट अमाउंट में ही एब्जॉर्ब होगी लाइट या फिर कोई भी आपकी रेडिएशन है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वांटम हो गया, ये लाइट हो गया। अब उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने दिया एक रिलेशन, जिस मतलब जो एनर्जी होती है उन्होंने कहा कि वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी किसकी, क्वांटम की। क्वांटम क्या है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ रेडिएशन। ये क्या कोरिस्पॉन्ड कर रही है, एनर्जी ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये कुछ इस तरीके का आ सकता है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एच को प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो उन्होंने ये रिलेशन दिया था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैंक ने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉडी का जो मतलब वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है एनर्जी के साथ, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब एक जो होता है, चलो ये तो क्वांटम वगैरह हमारा जो पूरा टॉपिक है वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। पर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट हम एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये ना स्टेयर्स है, स्टेयर केस है, ये क्या है, स्टेयर केस, ठीक है। ये सपोज एक स्टेयरकेस है। अब इस स्टेयरकेस के ऊपर हम अगर सपोज हमें कोई किसी भी पर्सन को खड़ा होने के लिए कहें तो वो इनमें से आउट ऑफ दीज 5 स्टेयर किसी भी एक पे भी खड़ा हो सकता है, या तो इस पे हो जाएगा, या इस पे हो जाएगा, या इस पे हो जाएगा, या फिर इस पे, मतलब इन उसके पास 5 पॉसिबिलिटी है कि वो इन 5 पे से कहीं पे भी खड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इन दोनों स्टेयर के बीच में कहीं खड़ा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे क्या कहते हैं घर में भी जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर हम या तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर या सेकंड ऐसे मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर, तो मतलब किसी भी 2 स्टेप के बीच में तो हम खड़े नहीं हो सकते। यही होता है क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि जो एनर्जी होती है ना, कोई भी एनर्जी, मतलब अगर सपोज मैं बात करूं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एच या फिर 2h न्यू, 3h न्यू एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। सपोज कोई ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी जीरो ऑल्सो, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये जो हमने एग्जांपल दिया इसका मतलब क्या है, एनर्जी इन सब में से कोई एक ही वैल्यू ले सकती है एक टाइम पे, ठीक है। कैन टेक ओनली वन ऑफ द वैल्यूज, जो कि गिवन वैल्यूज है, इनमें से एक ही वैल्यू ले सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एनर्जी की ये वाली भी वैल्यू होगी एक टाइम पर और ये वाली भी वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू एनर्जी ले सकती है, ठीक है। जो हमने पूरा सेट बनाया है, ठीक है। एनीवन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में से सपोज इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आ जाए पॉइंट्स में, जैसे सपोज हम बोलेंगे 1 होता है 2, इसके बीच में तो 10 नंबर हो जाते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू सो ऑन। अब इनके बीच में भी और मल्टीपल नंबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हमने ये सेट ड्रॉ किया है, ठीक है, जो हमने ये सेट ड्रॉ किया ना, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी जो होगी या तो 0 होगी, या h नहीं होगी, या 2h नहीं होगी, या 3h नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में से कोई एक, मतलब इनके बीच की कोई वैल्यू ले रही है, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि पॉइंट समथिंग ऐसा नहीं होगा एनर्जी के बेस में, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है। और जैसे स्टेयरकेस का एग्जांपल होता है ना कि सपोज दो सीढ़ी हैं, दो के अब हमने किसी को खड़ा होने के लिए कहा, या तो वो फर्स्ट के ऊपर खड़ा हो गया फिर सेकंड के ऊपर, है ना, वो दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता।
तो इसलिए यही एनर्जी के साथ होता है कि एनर्जी की इतनी सारी वैल्यूज के अंदर, एनर्जी की इतनी सारी वैल्यूज के अंदर वो या तो ये या मतलब कोई सी भी ले सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में से कोई पॉइंट की वैल्यू ले ली या फिर इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू ले ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आपके सब क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और हमने सब कुछ डिस्कस भी कर लिया, बस इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम आगे प्रोसीडिंग लेक्चर्स के अंदर सीख लेंगे। ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको और कुछ भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा इनफ है अगर आपने समझ लिया है तो। बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। थ्योरी पोर्शन इज मच मोर देन इनफ फ्रॉम एनी बुक। ठीक है, आपको कोई भी बुक इसके लिए रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।